हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाल्मीकि क्लासेस। आज हम आपके साइंस के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, जिसमें से मैंने आपको प्रकाश का अपवर्तन का फर्स्ट पार्ट करा दिया था, जिसमें मैंने आपको प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश और उसके एग्जाम्पल्स और ये घटना होती क्यों है, मैंने ये सब बातें डिस्कस की थी। देखिए, ये पार्ट सेकेंड है, जिसमें मैं इस चैप्टर में आगे की तरफ क्या है आपके सिलेबस में मैं उसका डिस्कस करूँगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम प्रकाश के अपवर्तन के सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट प्रकाश के अपवर्तन से ही रिलेटेड हमारा एक पॉइंट आता है, अपवर्तनांक, जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये अपवर्तनांक क्या है, हमारे बीच में क्या बताने आया है, इस बात की सारी हम लोग चर्चाएं करेंगे और अपवर्तनांक के बारे में एक एक करके सारी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो अपवर्तनांक है यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना क्या है, सघन है। अच्छा, तो मतलब ये बताने आया है कि जो हमारे दो माध्यम होते हैं, मैंने बताया था अपवर्तनांक की घटना में, मतलब अपवर्तन की घटना में हमारे माध्यम होते हैं मीडियम 1 मीडियम 2। तो जो ये एक माध्यम है दूसरे से कितना सघन है, ये बताने हमारे बीच में क्या आया है, अपवर्तनांक। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे सपोज दैट एक ले लिया हमने मीडियम वायु और दूसरा ले लिया जल, वाटर, एयर, वाटर। तो यह जो वाटर है वह एयर से कितना सघन है, यह हमें कौन बताएगा, माध्यम बताएगा, अपवर्तनांक बताएगा कि यह माध्यम जो है वाटर का वो एयर से कितना गुना सघन है। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो अपवर्तनांक है दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात है। क्या है, दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात। जैसे एक माध्यम एयर, दूसरा माध्यम वाटर, तो जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, इन दोनों माध्यमों में प्रकाशों की चालों का अनुपात होगा। हमें एयर में भी प्रकाश की चाल पता होगी और आगे अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग वाटर में कैसे प्रकाश की चाल निकालेंगे, जल में कैसे निकालेंगे, वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपवर्तनांक के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो अपवर्तनांक होता है इसे हम लोग किससे लिखते हैं, यन से लिखते हैं। देखिए, अपवर्तनांक पूरा नहीं लिखेंगे हम लोग, उसे डिनोट करने के लिए यन लिखेंगे। जहाँ भी यन आएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक। देखिए, और जो सेकेंड पॉइंट है, यह सदैव किसी माध्यम के सापेक्ष होता है। मैंने बताया कि यह बताएगा कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना सापेक्ष, मतलब कितना गुना सघन है। तो जो यह अपवर्तनांक होगा किसी न किसी माध्यम के सापेक्ष होगा और किसी न किसी माध्यम का ही होगा। चलिए, और थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है यन का मान, मतलब अपवर्तनांक का मान। अगर उसने ज़्यादा दिया तो माध्यम हमारा सघन होगा। देखिए, हम यहाँ पे अपवर्तनांक के मान से समझेंगे कि हमारा माध्यम कैसा है, या फिर माध्यम से समझ लेंगे कि उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा या कम होगा। और दूसरा पॉइंट है, अगर यन का मान कम है तो अपवर्तनांक मतलब माध्यम क्या होगा, हमारा विरल होगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एक ले लिया माध्यम क्या, एयर, दूसरा ले लिया वाटर। तो इसमें से सघन कौन है, विरल कौन है, ये आप खुद भी पहचान सकते हैं। जो एयर है वो क्या है, सघन है, मतलब इसके कण दूर दूर हैं। सघन और विरल की परिभाषा मैंने आपको पिछले पार्ट में कराई थी। और जो वाटर है वो क्या है, सघन है, क्योंकि इसके कण क्या क्या हैं, पास पास हैं। तो इसमें से किसके अपवर्तनांक का मान ज़्यादा होगा, एयर या वाटर? तो हम कहेंगे वाटर। क्यों? क्योंकि यह क्या है, सघन है। हमने बताया सघन कौन होगा, जिसका मान क्या होगा, जिसके अपवर्तनांक का मान ज़्यादा होगा। विरल कौन होगा, जिसके अपवर्तनांक का मान कम होगा। ये रहा हमारा पॉइंट नंबर थर्ड। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ हम लिखना सीखेंगे या फिर समझना कहेंगे इसे, कि अपवर्तनांक जो है
हमने बताया किसी न किसी के क्या होगा, सापेक्ष होगा और किसी न किसी माध्यम का होगा। तो इसे हम लोग समझेंगे कैसे कि किसका किसके सापेक्ष हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है, किस माध्यम के सापेक्ष पूछ रहा है। ये सारी बातें हम लोग पॉइंट नंबर 4 में समझेंगे। देखिए, इसको कुछ देर के लिए आप लोग भूल जाइए। अगर हमसे वह पूछता है, दो माध्यम दे दिया उसने, मीडियम 1 मीडियम 2, बोलता है कि पहले का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक या दूसरे का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करें, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, डिनोट कैसे करेंगे, वो चीज़ देखिए। इसने क्या बोला, हमसे पूछ लिया दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, लैंग्वेज समझिएगा, किसका अपवर्तनांक, दूसरे का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। एक तो ये तरीका हो गया, या फिर वो सीधे बोल देगा दूसरे का पहले के सापेक्ष क्या, अपवर्तनांक। बात एक ही है दोनों, लेकिन घुमा के बोल दिया। तो सबसे पहले हमें नोटिस करना है पूछ किसका रहा है, पूछ हमसे किसका रहा है, दूसरे का अपवर्तनांक। क्या पूछ रहा है, अपवर्तनांक, तो हम लोग यन लिखेंगे। दूसरे का, जिसका पूछे उसको हम लोग यन के राइट साइड में पैर के पास लिखेंगे, दूसरे का अपवर्तनांक। पहले के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोले उसको हम लोग लेफ्ट साइड में पैर के पास लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये हो गया हमारा लिखने का तरीका। लेकिन यही चीज़ आप लोग की बुक्स में कैसे दी गई है वो चीज़ देखिए। मैंने आपको इसलिए ऐसा बताया ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन आप लोग की बुक में दिया गया है, जैसे मान लीजिए दूसरे का अपवर्तनांक पूछा तो वो दे दिया गया है यन ऑफ 2 मतलब दूसरे का अपवर्तनांक, और किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष मतलब यन 1। ये हो गया आपकी बुक का तरीका। लेकिन आपको इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैंने इसलिए दोनों को सेपरेट कर दिया है, आपको इससे कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगी। आइए दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं, और आप खुद करिएगा, इसको कर लेंगे। देखिए, इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए। आपसे पूछा बी का अपवर्तनांक ए के सापेक्ष, या कहे बी का ए के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सबसे पहले लैंग्वेज समझिए, किसका अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो चलिए, उसने कहा बी का अपवर्तनांक, चलिए ठीक है, बी का अपवर्तनांक मतलब यन ऑफ बी, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, तो उसके लेफ्ट साइड में ए लिख देंगे। ये हो गया हमारा लिखने का तरीका। अब किसी के भी सापेक्ष अपवर्तनांक पूछे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे उसको, ठीक है। हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ अपवर्तनांक मैं आपको बताऊंगा, उनकी फिक्स्ड वैल्यू बताऊंगा। तो अगर ए आएगा, अब हम लोग जैसे ए मतलब होता है एयर मतलब हवा, तो ए मतलब एयर हो जाएगा हवा। अगर हवा का अपवर्तनांक किसी के सापेक्ष पूछता है या सापेक्ष में ही हवा है, तो हम लोग उसको हवा नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे। सेम वैसे ही हम लोग वाटर जल को लिखेंगे। डी मतलब डायमंड हीरा होता है, जी मतलब ग्लास मतलब कांच होता है। तो यहाँ पे कुछ मैं वैल्यू बताऊंगा आपकी जो फिक्स्ड हैं, जिनको आपको याद ही कर लेना है, समझ लीजिए। तो देखिए, पहला है हमारा जो, वो है यन ऑफ डब्लू मतलब वाटर, जल का अपवर्तनांक, और इधर जो होगा वो क्या है, उसके सापेक्ष। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा इस पे। यन ऑफ डब्लू मतलब जल का अपवर्तनांक, सबसे पहले कर लीजिए किसका अपवर्तनांक, तो यन ऑफ डब्लू मतलब जल का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष है ये, हवा के सापेक्ष, उसकी वैल्यू होती है 4/3। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.33। और एक बात याद रखिएगा कि जो अपवर्तनांक होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, मतलब कोई इकाई नहीं होती है। इसको हम लोग सीधा वैल्यू बेस्ड में ही लिख देते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट इसलिए नहीं होती है क्योंकि यह क्या है, आपको ऊपर मैंने बताया, ये क्या है, दो माध्यमों में चालों का अनुपात है, और अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती है। और फिर सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या है, यन ऑफ जी मतलब अपवर्तनांक किसका, ग्लास मतलब कांच का अपवर्तनांक दिया है, ये किसके सापेक्ष दिया है, हवा के सापेक्ष। पहले कुछ अपवर्तनांक हम हवा के ही सापेक्ष निकालेंगे, फिर हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक को भी कुछ कहते हैं, मैं आगे आपको क्या करूँगा वो भी बातें डिस्कस करूँगा। आप लोग की बुक्स के हिसाब से देख लीजिए, लिखा रहेगा कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, उसकी वैल्यू होती है 3/2 1.5, ठीक है। और एक पॉइंट है आपका यन ऑफ डी मतलब डायमंड, हीरे का अपवर्तनांक, वो भी किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष मतलब वायु के सापेक्ष। हीरे का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष,
या फिर आप लोग बोल सकते हैं हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। लैंग्वेज कैसे भी घुमाए, बस आपको की पॉइंट पकड़ना है कि किसका अपवर्तनांक, जिसका भी बोले उसका राइट साइड, जिसके सापेक्ष बोले उसको लेफ्ट साइड। इसकी वैल्यू होती है 12/5, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2.4 आएगा। तो ये तीन हमको याद रखनी है। अगर न्यूमेरिकल इन पे आते भी हैं तो इनकी वैल्यू आपको बुक्स में, मतलब पेपर में नहीं मिलेगी, बुक्स में तो मिलेगी ही। तो आपको इनको क्या करना है, याद रखना है। चलिए ये हो गया। अब इसके आगे देखिए आइए क्या है। देखिए जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो अपवर्तनांक ही है। अपवर्तनांक की मैंने आपको ऊपर एक परिभाषा बताई थी कि जो अपवर्तनांक है वो दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए जिसके सापेक्ष रहे उसमें प्रकाश की चाल, इसका मतलब क्या है, 1n2 का आप लोग खुद बताइए, मैंने बताया आपको ऊपर। देखिए n2 मतलब दूसरे का अपवर्तनांक है पहले के सापेक्ष, ठीक है। तो जिसके सापेक्ष रहे उसमें प्रकाश की चाल, मतलब सापेक्ष कौन सा माध्यम है, माध्यम 1 है, चूँकि यह लेफ्ट साइड में है। ये मैं आपको लेफ्ट राइट समझने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो इसमें हो जाएगी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और फिर जिसमें रहे, देखिए किसका अपवर्तनांक है, माध्यम 2 में अपवर्तनांक है, तो अपान में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, इसको हम लोग V2 और V1 से डिनोट कर देंगे। ये हो गया हमारा अपवर्तनांक का दूसरा परिभाषा आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ से हमें एक फार्मूला भी निकल गया, जो 1n2 है वो क्या है, V1/V2 है। ये आप लोग याद रखिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1n2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको भूल गया था, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अगर 1n2 लिखा गया है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए n2 मतलब दूसरे का अपवर्तनांक, अपान में n1 पहले का अपवर्तनांक। लेकिन हमने बताया जो अपवर्तनांक होता है वो किसी के सापेक्ष होता है, पीछे मैंने आपको इस बात की जिक्र किया था। तो इसके सापेक्ष में कुछ नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे, एयर ले लेंगे, वायु ले लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला से मैं आगे आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। इससे क्या है, हम लोग किसी भी माध्यम के सापेक्ष क्या निकालेंगे, अपवर्तनांक निकालेंगे, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अभी इस पर न्यूमेरिकल्स भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही हमारी अपवर्तनांक की बातें। फिर इससे ही रिलेटेड एक पॉइंट और आता है जो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, ये भी अपवर्तनांक ही है, कुछ नहीं है, बहुत सरल है। बस आप लोग ध्यान से सुनते रहिए और कापी पेन में नोट करते रहिए। देखिए जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष हो, बस इसमें जो सापेक्ष वाला माध्यम रहेगा, मीडियम रहेगा, हमने बताया दो मीडियम होते हैं, जो सापेक्ष वाला मीडियम लेते हैं वो क्या हो जाता है, इसमें वायु या निर्वात हो जाता है, बस उसको ही निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लोग बोलते हैं। अपवर्तनांक है चूंकि ये भी, तो इसको भी n से ही लिखेंगे। और मैंने बताया अगर 1n2 कहीं लिखा हुआ है, ऊपर अभी मैंने आपको डिस्कस किया, तो हम लोग लिख सकते हैं जिसके सापेक्ष है उसमें प्रकाश की चाल V1, अपान में जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछे उसमें प्रकाश की चाल, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है आपका परिभाषा से रिलेटेड। मैंने बताया किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। मान लीजिए कोई माध्यम हमें दे दिया, कुछ भी दे दिया, जल दे दिया, हीरा दे दिया, कांच दे दिया, उस माध्यम का अपवर्तनांक चूँकि निरपेक्ष पूछेगा हमसे, निरपेक्ष, तो उसके जो सापेक्ष में हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, निर्वात या वायु। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा वायु, कुछ भी हम लोग लेंगे, लेकिन होगा सापेक्ष में यही दो ही माध्यम, निर्वात होगी या वायु होगी। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया। तो सब अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, जो सापेक्ष में रहता है उसमें प्रकाश की चाल, तो सापेक्ष में इसके क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको हम लोग c से लिखते हैं, और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपान में जिसका अपवर्तनांक पूछे जिस माध्यम का उसमें प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला निकल जाएगा। n मतलब अपवर्तनांक। अब हम लोग लिखेंगे नहीं कि इसके सापेक्ष में क्या है और माध्यम क्या है, सापेक्ष में तो हमें पता ही है कि वायु है,
तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा निकल के, c मतलब प्रकाश की चाल निर्वात में, अपॉन में v मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ से अगर v को हम लोग यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, c/n हो जाएगा। ये हो गया हमारा फार्मूला, जिससे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी माध्यम में अब प्रकाश की चाल निकाल लेंगे। अभी तक हमें क्या था, निर्वात में ही प्रकाश की चाल पता थी। अगर अब हमें कोई n दे दे, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक दे दे, तो हम लोग क्या करेंगे, उस माध्यम में प्रकाश की चाल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। बहुत ही सिंपल, समझ में आया होगा। चलिए इस पे बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं। देखिए, हमें निर्वात में तो प्रकाश की चाल पता थी कि इतनी होती है 3 × 10⁸, लेकिन जल में थोड़ी पता थी, क्योंकि जल में क्या होता है, जल जो होता है सघन होता है वायु की अपेक्षा या निर्वात की अपेक्षा, तो उसमें प्रकाश की चाल कुछ धीमी हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ अपवर्तनांक होते हैं भाई, कण पास होते हैं। तो इसमें प्रकाश की चाल निकालने के लिए हमने फार्मूला पहले से ही निकाल लिया है। ठीक है, फार्मूला निकाल लिया है, तो उससे ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रकाश की चाल ज्ञात करेंगे। देखिए किस में पूछा है, जल में प्रकाश की चाल पूछा है, और मैंने आपको ऊपर कराया जल में जो अपवर्तनांक होता है वायु के सापेक्ष, वो कितना होता है, 4/3। बस हमें जल में कोई अपवर्तनांक दे देगा तो हम उसको क्या दे देंगे, प्रकाश की चाल दे देंगे जल में। और c/n होता है, c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, और हमने बताया आपको कि जल का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 4/3। 3 ऊपर जाएगा, 3 3 जा 9/4 × 10⁸। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना आपका, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये रहा आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक और अपवर्तनांक के बारे में जानकारी, जो मैं आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए इस अपवर्तन के चैप्टर में आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी घटना होती है, कोई भी कार्य होता है, उसके करने के कुछ नियम होते हैं। सेम वैसे जब अपवर्तन होता है तो उसके भी कुछ नियम और कानून हैं। ये क्या हैं, उनका हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, मुख्य रूप से तो ये 2 नियम हैं अपवर्तन के, जिनको मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, सबसे पहला नियम जो है वो बोल रहा है हमसे आपतित किरण। अगर देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा, ये है आपका मीडियम 1 मीडियम 2। आपतित किरण किसे बोलते हैं हम लोग, जो प्रकाश की किरण आती है इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण, अपवर्तन के पश्चात जो किरण निकलती है उसे हम लोग अपवर्तित किरण बोलते हैं। अभिलंब, और इसे जो नॉर्मल होता, ये जो रेखा होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या है, ये जो रेखा होती है दोनों माध्यमों को अलग करता है, जो रेखा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ये जो चारों चीज़ें हैं, ये जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, और ये जो नॉर्मल है आपका, और ये चारों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चारों चीज़ें क्या होंगी, एक तल में होंगी। और ये अक्सर करके आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, अपवर्तन के नियम बताइए, 2-3 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बारीकी समझिएगा, बहुत मज़ेदार पॉइंट है ये भी। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिए, अपवर्तन में प्रकाश के कोई रंग ही या और कोई किरण ही होती है, तो जो प्रकाश के रंग या किसी माध्यम के लिए जो आपतन कोण होता है, किसी भी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। इस बात को देखिए ध्यान समझिएगा आप लोग। इसने क्या कहा है, देखिए, किसी माध्यम के लिए आपतन कोण क्या होता है, मैंने आपको पीछे बताया है पिछले लेक्चर में, कि जो किरण आती है आपतित किरण, वह नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, डिनोट करते हैं आई से। और जो अपवर्तित किरण नॉर्मल से एंगल बनाती है उसे हम लोग बोलते हैं आर से, रिफ्रैक्टिव एंगल, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ये जो कोण बनाती हैं इनको बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे देखिए इसने कहा है आपतन कोण आई की ज्या मतलब होता है साइन ऑफ आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन ऑफ किसकी, आर मतलब अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अचर होता है,
या इनका अनुपात स्थिर होता है। ये होता है क्या, कांस्टेंट। ये हमारा रहा दूसरा नियम। और देखिए इसको कहा जाता है स्नेल का नियम। ये जो दूसरा नियम है इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसको किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। और एक बात यहाँ पे जो वेरी इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, जो ये अब कांस्टेंट होता है ना, दोनों का अनुपात हमने क्या बताया, कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट कुछ नहीं होता है, वो होता है दूसरे अगर दो माध्यम दे दिया है उसने, फर्स्ट और सेकेंड, तो जो कांस्टेंट होगा वो होगा दूसरे का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, मैंने बताया ये जो होगा दूसरे का अपवर्तनांक हो जाएगा पहले के सापेक्ष, यही होता है कांस्टेंट। यहाँ से हमारा एक फार्मूला निकल के आ जाएगा, जो साइन आई अपन साइन आर है, इसको हम लोग 1n2 लिखेंगे, इसी को हम लोग म्यू भी लिखते हैं। आप लोग आगे की कक्षा में हो सकता है पढ़ें। और मैंने आपको एक फार्मूला ऊपर ही करा दिया परिभाषा से अपवर्तनांक के, कि जो 1n2 मतलब सापेक्ष में प्रकाश की चाल अपॉन में जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछे उसमें प्रकाश की चाल, इन दोनों का अनुपात भी हमारा क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ से ये दोनों फार्मूले क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हो। साइन आई अपन साइन आर वही बराबर होता है 1n2 के, और v1/v2 क्या होता है, वही बराबर सेम होता है 1n2 के। तो ये रहा हमारा अपवर्तन के नियम से रिलेटेड। फिर आइए आगे देखते हैं क्या है आपके इस चैप्टर में। देखिए कुछ शर्तें ऐसी होंगी, कुछ मतलब कभी कभी क्या होता है कि अपवर्तन की घटना होती ही नहीं है। हम आगे ये डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है, कब ऐसा होगा कि अपवर्तन की घटना नहीं होगी। तो देखिए दो परिस्थिति में अपवर्तन की घटना नहीं होगी। पहला परिस्थिति ये है कि जो प्रकाश की किरण है अगर वह तल पे क्या हो, लंबवत आपतित हो, तो वह बिना मुड़े क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है। सपोज दैट अगर दो मीडियम दिए हैं उसने, मीडियम 1 मीडियम 2, और ये जो तल है सरफेस है होता है आपका, अगर प्रकाश की किरण उस पर सीधी आती है, मतलब आप लोग इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, अगर अभिलंब पे से किरण आती है तो वह बिना मुड़े क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। यहाँ से इसका जो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इंसिडेंट एंगल कहाँ से लेते हैं, नॉर्मल से, किरण नॉर्मल पे ही आ रही है तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, नॉर्मल से क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और ये किरण क्या हो तब जो इंसिडेंट रे होती है क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है, उसमें कोई भी अपवर्तन की घटना नहीं होती है। जब अपवर्तन ही नहीं होगा तो रिफ्रैक्टिव एंगल भी 0 हो जाएगा। ये पहली शर्त है जब अपवर्तन की घटना नहीं होती है। सेकेंड क्या है, देखिए दो माध्यम होते हैं अपवर्तन की घटना की होने के लिए। अगर उन दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक, जो हमने कहा एक माध्यम हमारा फर्स्ट है और ये सेकेंड है, इसका अपवर्तनांक हमने मान लिया n1 और इसका n2, अगर दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक आपस में बराबर है, अर्थात n1 का मान बराबर है n2 के, तो भी अपवर्तन की घटना नहीं होती है। जिस एंगल पे इंसिडेंट रे आएगी उसी पर रिफ्रैक्टिव निकल जाएगी। इस घटना में भी अपवर्तन की घटना नहीं होगी। फिर आइए हम लोग कुछ इससे चैप्टर से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने आपको एक फार्मूला ऊपर बताया, जो अगर 1n2 दिया है तो हम लोग उसे लिख सकते हैं n2/n1, और इसके सापेक्ष में हम लोग क्या ले लेंगे, एयर ले लेंगे। इससे हम लोग क्या है, किसी भी माध्यम के सापेक्ष हम लोग अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे इसने हमसे पूछ लिया कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसका पूछा, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या पूछा इसने, कांच का। और हमने एक और कराया आपको कि जो अपवर्तनांक होता है वो यह बताता है कि एक माध्यम दूसरे से कितना गुना सघन है। तो जो ये कांच है वो जल से क्या होगा, सघन होगा, ठीक है। कितना गुना होगा यही बताएगा हमें कौन, अपवर्तनांक बताएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उसने क्या कहा है, कांच का जल के सापेक्ष, किसका, कांच का, ठीक है। n(g) मतलब कांच का, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। बस आप लोग को कीवर्ड ढूंढना है कि किसका अपवर्तनांक पूछ रहा है। उसने पूछा है कांच का, तो कांच का n(g) किसके सापेक्ष, जल के मतलब वाटर के।
अगर ऐसे कुछ लिखा है तो हमने बताया आपको कि आप लोग लिख लीजिए एन ऑफ जी अपॉन में एन ऑफ डब्लू, और इसके सापेक्ष हम लोग कुछ नहीं है, अपूर्णांक चूँकि निकालने के लिए हमें सापेक्ष में भी एक माध्यम चाहिए, तो इसके माध्यम में क्या लगा लेंगे हम लोग, वायु लगा लेंगे। अब हमको इसकी वैल्यू तो पता है, एन ऑफ जी कितना होता है, मतलब कांच का अपूर्णांक वायु के सापेक्ष कितना होता है, 3/2 होता है, और यहाँ पे आप लोग डब्लू कर लीजिएगा। और जल का अपूर्णांक कितना होता है वायु के सापेक्ष, 4/3 होता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये रहा हमारा कांच का जल के सापेक्ष अपूर्णांक। और आइए इसको अच्छी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सेकेंड में पूछा है जल का हीरे के सापेक्ष अपूर्णांक। ठीक है, आप लोग ढूंढिए किसका अपूर्णांक, जल का हीरे के सापेक्ष। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, हीरे के सापेक्ष अपूर्णांक तो बहुत लोग हीरे का निकाल देते हैं, लेकिन ये आपको गलती नहीं करनी है। देखना है किसका अपूर्णांक, जल का अपूर्णांक। तो अपूर्णांक मतलब एन ऑफ डब्लू मतलब वाटर का, किसके सापेक्ष, डी मतलब डायमंड हीरे के सापेक्ष। तो बस इसको आप लोग इस फार्मूले को खोल दीजिए, एन ऑफ डब्लू अपॉन में एन ऑफ डी मतलब डायमंड, और इनके सापेक्ष में कुछ नहीं है तो हवा ले लेंगे, एयर। अब इन दोनों की वैल्यू हमें क्या है पता है। जो एन ऑफ डब्लू होता है वो होता है 4/3, और जो एन ऑफ डायमंड होता है विद रेस्पेक्ट टू एयर मतलब हवा के सापेक्ष, मतलब हीरे का हवा के सापेक्ष अपूर्णांक होता है। और इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 4/3 × 5/12, 4 3 जा आ जाएगा 5/9, जो कि आपका आंसर है। तो देखिए दोस्तों, आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। आपके चैप्टर में इतने ही जो है कॉन्सेप्ट दिए गए थे, इससे ही बेस्ट आपकी एक्सरसाइज है जिसमें 4-5 न्यूमेरिकल्स और सवाल दिए गए हैं। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट में उसको सॉल्व करा दूँ। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ स्प्रेड कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम कुछ भी अपलोड करें, कुछ भी अपडेट दें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।